तो ये सेक्शन एनसीईआरटी का एक बड़े अच्छे क्वेश्चन के साथ ये शुरू कर रहे हैं। इस सेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि एक क्वांटिटी है जो कि ज़बरदस्ती बना दी है, उसको ये फिज़िकली प्रूव करने के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ज़रूरत क्या पड़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि मान भी लीजिए कि हमारे पास में खूब सारे चार्जेस हैं, तो जो एक चीज़ हम नाप पाएंगे, ये चार्ज Q1, Q2, Q3, इनका जो अफेक्ट हम नाप भी पाएंगे तो नापेंगे तो फोर्स ही जो किसी टेस्ट चार्ज Q पे लग रहा होगा। जब हम फोर्स ही नाप पाएंगे तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नामक बीच वाली चीज क्यों बनाई? बीच वाली चीज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस जगह पर, उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे और फोर्स निकाल देंगे। इसकी बजाय ये बोल रहे भी सीधे सीधे फोर्स जोड़ के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके भी तो निकाल सकते थे। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इंटरमीडिएट है वो क्यों बनाया गया जबकि फोर्स ही मेजर हो सकता है, द वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पैराग्राफ में इन्होंने एसेंशियली देखा जाए तो जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसी को इन्होंने रिट्रेट किया है, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वीनियंट है पर ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना भी हम डायरेक्टली फोर्स भी निकाल के काम चला सकते हैं। भाई फोर्स डायरेक्टली निकाल लो। कन्वीनियंट इसलिए है कि अपन के पास में कोई दूसरा चार्ज आ जाए और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, कल से मान लो इस जगह पर या किसी और जगह पर Q डैश चार्ज है तो उस Q डैश चार्ज पर F डैश फोर्स निकालने के लिए यदि अपने पास पहले से इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है तो निकाल सकते हैं, इसलिए कन्वीनियंट है। और ये अच्छी तरह से हमको समझा देता है कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज का असर दुनिया में किस तरीके से हो रहा है। तो उस तरह से कन्वीनियंट है पर ज़रूरी नहीं है। एक दो बातें और जिन्होंने बोली है कि भाई टेस्ट चार्ज की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होती है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस पर डिपेंड नहीं करती कि किस चार्ज पे लग रही है, उसके बिना ही निकालते हैं अपन लोग, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ये जो फील्ड है यहाँ पर वो हर जगह पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल सही है। अपन ने पॉइंट चार्ज के लिए देखा था KQ1/KQ जो R स्क्वायर R कैप आया था वो सब जगह अलग अलग वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर फील्ड है, इट्स अ वेक्टर फील्ड, मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए क्योंकि इससे जो हम दूसरी चीज निकालेंगे फोर्स वो भी वेक्टर है। बस इतनी सी बात यहाँ पे कही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअल यूज कब और कहाँ जरूरत पड़। लाइट, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो फिजिकल मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत हमें तब समझ में आएगी जब हम डील करेंगे उन सिचुएशन में जहां पर चीजें टाइम के साथ वेरी करेंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कोई चीज वेरी करती नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही है चार्जेस एट रेस्ट। तो जब चार्जेस चलेंगे तब जरूरत पड़ेगी। तो उसमें एक एग्जांपल ये दे रहे हैं कि मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है जो कि डिस्टेंस पे है, और यदि ये चल रहे हैं एक दूसरे, ये चल रहे हैं एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो क्या होता है कि इसके इंफॉर्मेशन की कितनी दूरी पर है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो इमीडिएट नहीं पहुंचती, उसको पहुंचने में टाइम लगता है। और वो इसलिए लगता है क्योंकि किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचने में जो स्पीड है मैक्सिमम वो लाइट की स्पीड ही होती है, उससे ज़्यादा स्पीड से कोई फिनोमेना ट्रैवल नहीं करता। जैसे हो सकता है आपने कभी सुना हो कि सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में 8 मिनट करीब लगते हैं और सन गायब हो जाए तो 8 मिनट तक पता नहीं पड़ेगा। तो ये वही बात है कि कोई भी फिनोमेना जो है वो उसी स्पीड से चल सकता है मैक्सिमम वैक्यूम में, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, उससे ज़्यादा तेजी से नहीं चल सकता। तो इन दोनों, यदि दोनों चल रहे हैं तो इनके बीच में हम तो कह रहे हैं यहाँ से बैठ के की दूरी R है, लेकिन इस मोशन का अफेक्ट दूसरे चार्ज तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो उसको तो ऐसा लगेगा कि ये Q2 चार्ज R नहीं उससे कम दूरी पर है, मतलब हमको लग रहा है इनके बीच की दूरी R है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन क्योंकि चलता हुआ यहां तक पहुंचा है, अभी तो पहुंची नहीं, अभी तो वो इंफॉर्मेशन पहुंची होगी जब Q2 किसी दूरी R1 पे था, वो इंफॉर्मेशन Q1 तक पहुंचेगी तो Q1 को ऐसा लगेगा कि ये किसी दूरी R1 पर ही है।
तो देखिए ये एक चार्ज Q2 है, ये एक चार्ज Q1 है, ये चल रहा है, इनके बीच में दूरी इस समय हम कह सकते हैं R है, पर Q2 से पूछेंगे तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची ही नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लगेगा। तो इस तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी Q1 के डिस्टेंस की इस समय, वो होगी कुछ R डैश, क्योंकि जब ये R डैश पे था वो वाला फील्ड आज जाके पहुंचा है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो बड़ी नेचुरल और यूजफुल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो कि c स्पीड से चलती है, इंफॉर्मेशन पहुंची कि जी ये r डैश की दूरी पर है। एक्चुअल में जब तक पहुंची तब तक ये आगे बढ़ चुका था। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो टाइम डिले हो रहा है पहुंचने का, वो फील्ड से समझ में आ जाता है। फोर्स इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि कूलम लॉ तो सीधे सीधे कह देगा भाई जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो लिख दो, फोर्स आ जाएगा। जबकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया ये फोर्स नहीं आता जब यार दूरी पर होता है, चलता हुआ होता है। तो क्यों नहीं आता, ये हमने अभी भी समझाया आपको। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो फील्ड है वो सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि एक जबरदस्ती की बनाई हुई मैथमेटिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, इनकी खुद की डायनेमिक्स भी होती हैं कि कैसे फील्ड इवॉल्व होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। और ना केवल इतना सा, ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि दे ऑल्सो कैरी एनर्जी। तो यदि एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है और उसको अपन चालू बंद करते रहे, सोर्स को टर्न ऑन फॉर स्विच्ड ऑफ, तो ये क्या करेगा, अपने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ जाएगा, जिससे हम उसको पता कर सकते हैं कि वो एनर्जी इसने छोड़ी है। और ये आइडिया सबसे पहले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट माइकल फेरेडे ने दिया था। और ये आज की फिजिक्स का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं उसमें कहीं ना कहीं फील्ड की बात हो रही होती है। बोलते इतने मिलियन लाइट ईयर्स पे ये है और वो है, ये सब जो बातें चलती हैं, तो वो जो चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ से आती हुई लाइट या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर हम जब एटम्स की स्टडी कर रहे हैं तो उनसे आती हुई लाइट की स्टडी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेव की ही स्टडी करते हैं। सो दिस इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। माइकल फेरेडे के बारे में इतना सा बता दूं कि ये ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट है। और अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, वो 3 फिजिसिस्ट की फोटो अपने रूम में टांगते थे इंस्पिरेशन के लिए। पहला नाम तो ऑब्वियस है, सर आइजैक न्यूटन। दूसरा है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने बहुत सारा काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे किया है। और तीसरा नाम है माइकल फेरेडे। माइकल फेरेडे को इतना इसलिए माना जाता है क्योंकि उनको मैथ्स की नॉलेज नहीं थी और उन्होंने उसके बिना पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर